नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज पूरा राष्ट्र पहले सीडीएस मुकुल रावत को अंतिम विदाई के वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी आज उनके साथ जितने भी बाकी साहब थे उनकी अंतिम विदाई हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ में आज फिर एक बार भारतीय कला संगम ने जम्मू में सैगल हाल में प्रोग्राम रखा जिसमें डोगरी संस्कृति को उन्होंने फिर सामने लाया। वो बात एक खबर है जी एम्बुलेंस की। एम्बुलेंस का एक बहुत बड़ा प्राइवेट एम्बुलेंस का जो हॉस्पिटल के इर्द गिर्द बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कोरोना जो है उससे ज़्यादा जम्मू में अभी भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं और तीसरा जो रेड जोन एरिया है माइक्रो कंटेनमेंट वो उसको बना दिया गया है। और सरकार ने एक आदेश दिया है कि अब दूर दराज इलाकों में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी ताकि मुलाजिम जो है गैर हाजिर ना हो सकें, हेरा फेरी न कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल विपिन रावत जी की। आज पूरे देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, उनकी अंतिम यात्रा निकली है। जम्मू में भी जगह जगह उनको श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। और सबसे बड़ी बात है कश्मीर के अंदर भी श्रीनगर में लाल चौक में मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें याद किया गया। ये एक बहुत बड़ा उनके लिए एक बहुत बड़ी एक बात है कि एक ऐसा जर्नल जिसे सिर्फ हमारा राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश जो है याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। कल जिस तरह से उनका पार्थिव शरीर दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा और वहाँ पे सभी ने आके श्रद्धांजलि दी, रक्षा मंत्री थे, प्रधानमंत्री खुद वहाँ आए, तो ये एक जो तो कहें हम बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा लॉस भी है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो अब ये दुर्घटना है, घटना है या क्या है, ये अभी एक मतलब एक बहुत बड़ा झटका है मुल्क को कुल मिला के कहा जाए, क्योंकि ये तीनों सेना के एकीकरण की कोशिश में लगे थे जिसकी कई सालों से ज़रूरत थी और अनुभवी थे काफ़ी। और इनका जम्मू कश्मीर से भी एक पुराना कनेक्शन रहा है। जब ये बारामूला में थे, मेजर थे, कहते हैं कि इनको गोलियां लगी, जख्मी हालत में ठीक होके फिर ये ड्यूटी मोर्चे पे चले गए थे। पुंछ में पिछले दिनों आपको याद है कि जब वहाँ इनकाउंटर्स हुए थे, छुप गए थे, हमारे कई जवान शहीद हुए थे। जनरल एम नरवणे के अलावा ये अपने ये भी आए थे, जनरल अपना रावत। उन्होंने उस टाइम हौसला अफजाई किसी जवानों की, डरना नहीं है, देखा जाएगा जो होगा, और आतंक में ढूंढ के मारेंगे, पाकिस्तान की हर साजिश फेल करेंगे। तो ये एक किस्म के जीवट शख्सियत भी थे। और दूसरा ये है कि अपने अधीनस्थ जो जवान हो या अफसर हो उसका मनोबल बढ़ाते थे। बहुत कम लोग हैं आज की दुनिया में विभिन्न प्रोफेशंस के अंदर कि जो प्रमोट करते हों, तो ये इनमें तमाम खूबियाँ थी और इन्हीं खूबियों के आधार पर प्रधानमंत्री ने इनको तीनों सेनाओं के ऊपर लाके नया पद सृजित करके बनाया। और आपने ठीक कहा कि कल मैं देख रहा था कि कई शवों की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी जी। वो डीएनए से उनकी मिलान किया जा रहा था कि आखिर ये शव किसका है। तो इतना कहा जाए दुखदाई हादसा कि जिसमें शव तक न पहचाने जाए, तो ये बड़ा मतलब हम भारतीय सेना के इतिहास में मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा हादसा माना जाएगा, जिसमें केवल जनरल रावत उनकी धर्मपत्नी ही नहीं बल्कि सेना के 13 जवान और एक तो अभी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, विंग कमांडर। तो आपने ठीक कहा कि श्रीनगर के लाल चौक पर मोमबत्तियाँ जलाई गई और परसों उत्तरी कश्मीर के बारामूला, उसी इलाके में जहाँ उनकी पोस्टिंग रही, वहाँ जो लोग उनसे जुड़े हुए थे तो कश्मीरी मुस्लिम, वो भी शोक में डूबे थे कि ऐसा एक बेहतरीन इंसान, सैन्य अधिकारी थे टॉप के, बेहतरीन इंसान भी थे। तो समझा जा सकता है कि एक बड़ा
उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सभी के जितने इसमें इस हादसे में शिकार हुए हैं मौत के, सबके लिए दुखद है। और एक मैं समझता हूँ बड़ी पीड़ाजनक, पूरी ज़िंदगी पीछा करेंगी ये यादें सारे की, जो परिवार जुड़े हुए हैं। तो यही कह सकते हैं परमात्मा इन सबको अपने चरणों में वासे। और आज वहाँ कंटोनमेंट दिल्ली का जो छावनी एरिया है बरार स्क्वायर जी, वहाँ पर इनकी अंत्येष्टि की जा रही है। और जैसा आपने कहा कि कल जब इनके पार्थिव देह पहुँचे वहाँ जो दिल्ली छावनी में जो एक सेट जगह है, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, ये तमाम वहाँ पहुँचे थे। इन्होंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी और पूरा राष्ट्र स्तब्ध है, सबसे बड़ी बात है। और इसे लेकर अब जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए और कोई सेवानिवृत्ति जो वर्किंग सुप्रीम कोर्ट का जज हो उसकी जांच करे, इस तमाम तरह की ये बातें उठ रही हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ISI या लिट्टे या दूसरे जो संगठन आतंकी उनकी कोई साजिश ना हो। क्योंकि हादसे से पहले जो खबरें आ रही हैं, हम तो स्पॉट पे नहीं थे, कहा जा रहा था कि पहले धमाका हुआ जी, तो धमाका कैसे हो गया बिना टकराए या। और फिर दूसरी बात ये थी कि जब इसमें इस प्रकार के कंपोस्ट सिस्टम थे कि आप अगर ख़राब मौसम में घुसने वाले उससे पहले अलर्ट हो जाते थे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो शक पैदा करती हैं। ब्लैक बॉक्स भी जो मिल चुका ब्लैक है, बॉक्स तो मिला, सब उसकी वो जांच कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स में पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है, हादसे के कारण क्या है। वो ब्लैक बॉक्स में सब चीज़ें साफ हो जाएंगी आने वाले दिनों में। सी जी, भारतीय कला संगम जो है, जी, इनके जो चेयरमैन रमेश सिंह जी जी, जी, इनकी हमेशा कोशिश रही है इनकी कि जम्मू के अंदर जम्मू का जो कल्चर है जी, उनको बाहर निकाला जाए और लोगों को बताया जाए। क्योंकि हम अपने बहुत से पुराने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल। डोगरी की बात हम करते हैं, डोगरी हमारे शेड्यूल में भी है, सब कुछ है, बिल्कुल। लेकिन हम वो डोगरा कल्चर जो है वो सही मानों में जो हमारा फोक म्यूजिक जो है उसको हम भूल रहे हैं। और ये एक ऐसी संस्था है जो कोशिश कर रही है कि ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व कर सके और फिर वापस वो कल्चर को लाया जा सके। आज इसी सिलसिले में इन्होंने सैगल हाल की सैगल हाल में एक प्रोग्राम रखा था जिसकी अध्यक्षता हमारे पूर्व डिप्टी CM कविंदर गुप्ता ने भी की। और वहाँ पे उन्होंने ये जितने भी हमारे इससे लगते कल्चर के साथ लगते हमारे जो फोक म्यूजिक थे, हमारे संगीतकार थे, गीतकार थे, उनको वहाँ इनवाइट किया हुआ था और उन्होंने वहाँ पे इनका परफॉर्मेंस की और उसके साथ इनको ऑनर भी किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक संस्कृति ऐसी चीज़ होती है हर राज्य की जो उसकी शिनाख्त करती है, पहचान करती है, और उसी को विरसा बोलते हैं। ये दुर्भाग्यवश यहाँ स्थिति ये है कि पिछले दिनों महाराजा करण सिंह किसी को इंटरव्यू देते हुए खुद कह गए कि हमारा किसी ने इतिहास नहीं लिखा। अब सवाल ये उठता है, इतिहास कौन लिखवाता? आपकी जिम्मेदारी थी, आपके पूर्वजों ने यहाँ शासन किया, तोशाखाना, आग लगती रही, लूटपाट मचती रही। कश्मीर के जो हुक्मरान थे वो यहाँ से बहुत सी चीज़ें वहाँ ले गए उठा के, कोई विरोध नहीं हुआ, उसको लौटा लेके नहीं आ पाए। तो मैं तो चूँकि मैंने देश घूमा है, ख़ास तौर से मैं राजस्थान की बात करूँ, वहाँ भी राजपूत महाराजा रहे हैं। और आज अगर राजस्थान में आप प्रवेश जैसे ही करेंगे, आपको वहाँ हर आदमी राजस्थानी बोलता दिखाई देगा। बिल्कुल। और भाषा नहीं बोलेगा, पधारो हमारे देश। तो ये संस्कृति है। चूँकि संस्कृति को किसने प्रमोट करना था? उन राजाओं ने किया, उनके अगली जो पीढ़ी उन्होंने प्रमोट किया। यहाँ प्रमोट की बात ही नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ ये जो रमेश सिंह चिब हैं, जो काम उनको करना चाहिए था वो बीड़ा इन्होंने उठाया है। और पिछले दिनों हमने देखा कि जो डोगरी फोक म्यूज़िक है उसके बेहतरीन जो हमारे कहा जाए कि धरती पुत्र हैं, धरती पुत्रियाँ हैं, उन्होंने जो पेश किया प्रोग्राम डोगरी में संगीत और गीत और नृत्य, मैं कहता हूँ बेमिसाल था। और ये शख्स को सुनने ये भी बताया गया कि रमेश सिंह चिब पिछले करीब 3 दशक से इस कोशिश में लगे हैं कि डोगरी को, संस्कृति को, कल्चर को कैसे संजो के रखा जाए, बचा। आज भी उन्होंने डोगरी का जो कारका होता है उसकी प्रस्तुतियाँ की। और जो लोग थे वहाँ प्रस्तुति करने वाले, घारू राम एंड पार्टी, सुरेंद्र सिंह मनास एंड पार्टी, राजकुमार जोगी पार्टी, रमेश जोगी पार्टी, नरेश NB पार्टी, मीराना जमवाल, चंदन जस्सा
ऑन सिंथ। मैं कह रहा हूँ ये वो लोग थे, मतलब समा बांध दिया था, लगता ही नहीं था कि इतनी देर हो गई हमें इनके वो सुनते हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक संस्कृति भी एक नशा होती है। अगर संस्कृति को प्रॉपर तरीके से प्रमोट नहीं करिएगा आप, तो वो संस्कृति लुप्त हो जाती है और वो बड़ी दुखदायी स्थिति है। देखिए, आपका बाकी विरसा कौन इतिहास पढ़ेगा, कम से कम संस्कृति तो बचनी चाहिए। और इस मौके पर आपने खुद बताया कि डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता थे, उसके अलावा जो पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा के अलावा वो डिप्टी एसपी जो तबला वादक भी हैं कमल शर्मा जी थे, टीआर शर्मा जो इसके प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी हैं वो थे, और शशि ठाकुर जो डीएसपी रही, एक तहसीलदार साहब आए थे, सरदार साहब। तो मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियाँ थी, उसमें आपको भी सम्मानित किया गया, तो बहुत से लोगों को सम्मानित किया गया। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के जो कार्यक्रम करते हैं रमेश सिंह चिब, इनको हम साधुवाद कहेंगे, इनको बधाई देंगे। पर माता रानी इनको शक्ति दे, सेहतमंद रखे, ताकि कम से कम एक व्यक्ति तो डोगरी की कल्चर को प्रमोट करने में तय दिल से और जी जान से जुटा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिन शब्दों का, जिन चीज़ों का आपने नाम लिया है, पाखा कार, ये अब लोगों की समझ के बाहर है और वो नाम भी भूल गए हैं। आज की जनरेशन उनसे जानती भी नहीं ये क्या चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। और उन्होंने सामने लाने की कोशिश की है, और हम चिप साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे, इसको कंटिन्यू करते रहें, ताकि आप अपने साथ साथ जो नई जनरेशन है उनको भी जोड़ने की कोशिश करें, ताकि वो भी जान सके हमारा कल्चर क्या है। जी, एक ऊर्जा सिंह सलाथिया भी हैं जिन्होंने वो शायद उन्होंने अपना कार्यक्रम प्रस्तुति की। तो मैं समझता हूँ मतलब बार बार इसलिए मन से उद्गम ये विचार हो रहे हैं कि इन्होंने कमाल का काम कर रखा है। मैं कहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे लोगों को प्रमोट करे कहीं। जब ये लोगों को सम्मानित करते हैं, कलाकारों को सम्मानित करते हैं, कल्चर को सम्मानित कर रहे हैं, तो रमेश सिंह चीफ जैसी शख्सियत को भी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से ऑनर करना चाहिए कि ये जो काम हमारे जिम्मे था, जो काम राज परिवार के जिम्मे था, वो काम ये कर रहे हैं। आपने ऊर्जा सिंह सलाथिया का नाम लिया, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है जी, और साथ में ये बाबा साहब फाल्के अवार्ड से भी उन्हें बिल्कुल मिला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा गाती भी है और आर्टिस्ट बहुत अच्छी है। सी जी, एम्बुलेंस की हम बात करें, जम्मू मेडिकल कॉलेज के बाहर और अंदर एम्बुलेंस का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। वहाँ पे प्राइवेट एम्बुलेंस रहती हैं, जो वहाँ के पेशेंट्स होते हैं उन्हें डरा धमका के मैं शब्द कह रहा हूँ जानबूझ के, कि उनको कहते हैं आपका इलाज यहाँ नहीं होगा, आपको ये प्रॉब्लम है। इनकी सांठ-गांठ जो है जम्मू से बाहर जो हॉस्पिटल है उनके साथ होती है, और एम्बुलेंस में उनको कहते हैं यहाँ आपको शिफ्ट करेंगे, और उसको लेके उनको पेशेंट से हज़ारों रुपए ऐंठते हैं, और एम्बुलेंस के नाम पे उनके पास जो एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब नहीं है। इसके ऊपर मैंने 2018 में एक स्टोरी की थी जी, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मैंने कि किस तरह से जम्मू के अंदर एम्बुलेंस काम कर रही हैं। और 2018 की स्टोरी आज फेसबुक ने फिर मुझे मेरे सामने लाई, मैंने एक बार फिर इसको अपलोड कर दिया जी। अपलोड करने के बाद उसमें मैंने यही लिखा था कि 2018 की जो स्थिति है वो बदली नहीं, आज भी वही है। और उस स्टोरी के बाद कल मेडिकल कॉलेज के बाहर 6 एम्बुलेंस का चालान काटा गया। प्राइवेट एम्बुलेंसेस है, अंदर से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते। अब ये मेडिकल कॉलेज के बाहर जब मेडिकल कॉलेज बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल के साथ खड़ी रहती हैं, पार्किंग उन्होंने बना रखा, अड्डा बना रखा है, ताकि किसी ना किसी तरह से पेशेंट के ऊपर दबाव डाल के पकड़ कर उनको ले जाएं और मन माने दाम जो उन पर वसूल है। किसी ने ट्रस्ट के नाम से खोली हुई है, ट्रस्ट है नहीं है, किसी ने किसी नाम से खोले, सब झूठ, सब फ्रेब है ये। और एक बहुत बड़ा जाल है, इसमें छोटा जाल नहीं है, बहुत बड़ा जाल बुना हुआ है। और कल मुझे अच्छा लगा इस स्टोरी के बाद वहां खड़ी हुई 6 एम्बुलेंस का चालान काटा गया। जी बिल्कुल, मैं आपके इस पे बाद में थोड़ा जवाब दूंगा। पहले एक नाम रह गया जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया, जो पीपी न्यूज लाइन के एंकर भी है रजनी अनुभव, उनका उन्होंने बेहतरीन ढंग से संचालन किया मंच का। अब आते हैं एम्बुलेंस पे। एम्बुलेंस का देखिए, ये पूरे देश में गोरख धंधा है। आप जम्मू कश्मीर से शुरू हो जाइए, कन्याकुमारी तक चले जाइए, इसमें पुलिस को और सिस्टम को
मोटा शुदा शुक जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि सरकारी अस्पताल में दिन दिहाड़े कैसे इलीगल एम्बुलेंस रन कर सकती हैं? कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तार लाजमी जोर पर जुड़ा है। और जिस स्टोरी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक मानवीय सेवा वाली स्टोरी है। ये सिर्फ खबर लिखने वाली स्टोरी नहीं है। कौन पीड़ित किस हालत में आता है, पता नहीं को पैसे हैं नहीं है, उधारी लेके इलाज कराने आ रहा है अपने परिजन का, और जब उसको शिफ्ट करने की बात होती है या उनको भ्रमित करके शिफ्ट करवाया जाता है तो मुंह मांगे पैसे वसूले जाते हैं, अमृतसर, दिल्ली, चंडीगढ़। तो मैं समझता हूँ कि ये घोर अमानवीय कृत्य है। इस पे शासन को, जो डिप्टी कमिश्नर हैं यहाँ के या डिविजनल कमिश्नर हैं, उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रकार की बहुत कम स्टोरियाँ मीडिया में आती हैं। जो आपने की स्टोरी, कोई आला तवज्जो नहीं देते। तो मैं समझता हूँ कि ये एक साहसिक स्टोरी थी और इस पर लाजमी तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो डिप कॉम के हैं उनको देखना चाहिए। जो जेन्युइन एम्बुलेंस उनको चलने दीजिए, लेकिन जो गोरख धंधे के रूप में चला रहे हैं उनको लाजमी तौर पर पनिशमेंट ऐसे मिलनी चाहिए कि ताकि कोई इस प्रकार का कल को गोरख धंधा ना करने को। नहीं, आपको अगर पार्किंग करनी है, प्राइवेट पार्किंग स्लॉट है, जाइए पैसे दीजिए, पार्किंग करके रखिए। अगर किसी को जरूरत होगी आपको मिलेगा, कांटेक्ट करेगा, हमें गाड़ी चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए। आप हॉस्पिटल के इर्द गिर्द क्यों गाड़ियां खड़ी कर देते हैं? और बॉयज हॉस्टल के बाहर खड़ी हैं, गर्ल्स हॉस्टल के बाहर। और सबसे बड़ी बात है, इन गाड़ियों के अंदर जो रात को ड्राइवर क्लीनर बैठते हैं वो क्या कुछ करते हैं, कभी पुलिस जाके चेक करे। वहां पे शराब पी जाती है, वहां पे बोतलें फेंकी जाती हैं, वहां सब कुछ होता है। तो लेकिन रेड होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये वहां पे होते हैं। कल एक चलान जो किया है, मैं कहता हूँ अच्छी शुरुआत है। इनको चेक करना चाहिए। ये एम्बुलेंस जो है ऊपर से कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं पार्किंग में खड़े होने देते। किस स्थिति में आप पार्किंग में नहीं, याद हो ना कि तुम्हें पार्किंग अथराइज कर रखी है, तब तुम खड़े करो। लेकिन जिस प्रकार का रात के अंधेरे में ये जो शराब और चौंचे करते हैं, इसकी जिम्मेदार तो बल्कि वहां तो पुलिस चौकी है, पुलिस का रात को करती है, कंबल ओढ़ के सो जाती है, उसकी जिम्मेदारी है। आप औचक देखिए, एम्बुलेंस ठीक है, कौन बैठा अंदर कौन नहीं है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इस पर निगरानी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। नहीं सी ये तो देखिए ना, शराब जब आदमी अगर मान लीजिए शराब पीते हैं तो उसके बाद तो और भी गलत काम कर सकता है आगे बढ़कर। तो इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस को इस पर चेक रखनी चाहिए। जी श्री जी, जैसे हम कल भी बात की थी, अब रोज़ बात कर रहे हैं, कोरोना जो है जम्मू में ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसमें अब आज तीसरी जो है हमारा एक तभी बिहार जो है सिलसिला में, उसको भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन में रख दिया। तो इसको लेकर और चिंता बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ 3 से ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। उन्हें वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन में लाया जा रहा है और वहाँ की लॉकडाउन वहाँ पे किया जाता है। सिवाय इसकी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके लिए छूट दी है, बाकी सबको बंद किया जाए। इसी सिलसिले में कि अब जम्मू के अंदर जो है कोरोना के केसेस जो हैं काफ़ी बढ़ रहे हैं और हमें इसके बारे में काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो देखिए लगातार कई कार्यक्रम ये कह चुके हैं, जिस तरह ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे केस बढ़ते हैं वैसे खतरा बढ़ता है। और आशंका तो ये भी जतानी शुरू कर दिया WHO ने, कहीं थर्ड वेव ना शुरू हो जाए। ये WHO कह रहा है, जिसने पहले फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के लिए बहुत पहले आगाह किया था। हमारे यहाँ सिस्टम ने उसमें लापरवाही की और वो कोरोना बहुत फैला। तो मैं समझता हूँ लोगों की भी जिम्मेदारी है, सारा काम सरकार नहीं करती। लोग जब बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बाजार में ऐसे घूमेंगे जैसे किसी नौचंदी के मेले में आए हों, तो वो गलत है। तो मैं समझ लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी है कि आप खुद संभलिए, खुद बचिए और दूसरे को बचाइए। और सरकार को इस मामले में थोड़े और कड़े कदम उठाने होंगे। जो मास्क लगा रहे हैं उन पर कड़ाई से पालन होना चाहिए, भले दंड लगाना पड़े, और वो लाजमी तौर पर लगाना चाहिए। तभी लोग कहते हैं, लोग कानून जब तक ना दिखाओ फिर लोग कहते हैं जी कानून का डंडा चल गया, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। तो मैं सोचता हूँ इस पर सख्ती बरतने की जरूरत है। सी जी, कल गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डर निकाला है कि जो दूर दराज के इलाके में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक होगी। क्योंकि वो ज़्यादातर उनकी शिकायत आती थी कि वहाँ से वो बिना अटेंडेंस के जब निकल जाते हैं, जब आते हैं तो एक ही बार अटेंडेंस लगाई देती जाती है। तो इनकी रोक के लिए अब नया एक ऑर्डर निकाला है कि वहाँ भी सब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई जाएगी। नहीं बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों क्या हुआ, जब आपको याद है कि जब कुछ लोग एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ये पाए गए
कि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अलगाववाद और आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं, और ज़्यादातर जो लोग पकड़े गए वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से पकड़े गए। ये भी जो ऑर्डर निकला है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकला है कि आएंगे बाद में इकट्ठियाँ टेंशन लगा देंगे। बायोमेट्रिक इसलिए है उसी दिन पता चलेगा उस वक्त कितना समय था, कहाँ था, कहाँ नहीं था। मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम है सरकार का। सरकार को इस तरह के कदम और व्यापक पैमाने उठाने चाहिए ताकि जो इस प्रकार के एलिमेंट्स, देखो टीचर होता है आदमी के मानसिक निर्माण करने का, वो गुरु होता है। अगर वो ही दाएं बाएं खिसकेगा या और गलत धंधों में पड़ेगा तो नस्ल तो खराब होगी ना। तो मैं समझ सरकार का अच्छा कदम है, इसको खुशामदीद कहते हैं, और इस कदम में और व्यापक पैमाने पर जाने की जरूरत है। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।